नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं श्वेता मिश्रा अवस्थी। आज का दिन भारत के इतिहास में एक सुनहरा अध्याय जोड़ता है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य और केंद्र की सत्ता के शीर्ष पर अपने 24 वर्ष पूरे कर लिए हैं। 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शुरू हुआ उनका सफर आज भारत को विश्व मंच पर नई ऊंचाइयों तक ले जाने की कहानी बन चुका है। 12.5 साल तक गुजरात को देश का विकास मॉडल बनाने के बाद पिछले 11.5 साल से वे भारत के प्रधानमंत्री के रूप में देश को नई दिशा दे रहे हैं। कर्मयोगी नरेंद्र मोदी एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने न केवल भारत को बदला बल्कि विश्व में भारत की पहचान को एक नया आयाम दिया। भ्रष्टाचार मुक्त शासन, परिवारवाद की राजनीति से दूरी, साहसिक फैसलों और जनहित की नीतियों के साथ मोदी ने एक ऐसी विरासत रची जो हर भारतीय को गर्व से भर देती है। नरेंद्र मोदी ने जनसेवा की अपनी लंबी पारी से सिद्ध कर दिया है कि जब सपना राष्ट्र प्रथम और मिशन विकसित भारत हो तो नेतृत्व करोड़ों लोगों के जीवन में बदलाव ला सकता है। जनसेवा का ध्येय लेकर राजनीति में आए और गुजरात से दिल्ली तक अजेय नरेंद्र मोदी रहे हैं। आज बात इसी खास मुद्दे। और चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा देते हैं आपको। हमारे साथ चर्चा में मौजूद हैं बीजेपी से प्रताप राव जी। स्वागत है प्रताप जी आपका। कांग्रेस से हमारे साथ पंकज शर्मा जी है। पंकज जी आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक मिथिलेश जैमिनी जी भी मौजूद है। मिथिलेश जी आपका भी बहुत स्वागत है। और मैं डिबेट की शुरुआत प्रताप राव जी आपसे ही करना चाहूंगी। गुजरात मॉडल से लेकर दिल्ली तक का ये सफर, यानी ये 24 साल की शासन का ये जो सफर रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, इस 24 सालों में भारत की तस्वीर को कितना बदलते हुए आपने देखा, क्या मानते हैं? हाँ श्वेता, निश्चित तौर पे तस्वीर पूरी की पूरी बदल गई है। जब हम जानते हैं कि पहली बार जब गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे 2002 में, तब गुजरात की ऐसी स्थिति थी कि वहाँ भूकंप आए हुए थे। अहमदाबाद और भुज पूरी तरह से खत्म हो गया था। उस समय केशुभाई पटेल मुख्यमंत्री थे। बुजुर्ग और बीमारी के कारण उनकी पकड़ भी ढीली हो गई थी और उन्हें माना जाने लगा था कि इन परिस्थितियों में गुजरात को लीड करने के लिए एक ऐसा नेतृत्व चाहिए जो सबको साथ लेकर गुजरात की तस्वीर को बदल सके। ऐसे में नरेंद्र मोदी जी जो पूर्णकालिक प्रचारक संगठन मंत्री थे और उत्तर क्षेत्र के राज्यों की जो संगठन की व्यवस्था संभाल रहे थे, उनको वहाँ से बुलाकर सीधा मुख्यमंत्री बनाया। तब लोगों के मन में शंकाएं थी कि एक संघ का एक प्रचारक रहा, एक संगठन मंत्री रहा जिसको प्रशासन का अनुभव नहीं है, अचानक राज्य का मुख्यमंत्री बना दिया गया है। तमाम शंकाओं को उन्होंने तोड़ते हुए ये सिद्ध कर दिया कि किस तरह की प्रशासनिक क्षमता उनमें है और कैसे गुजरात को बहुत जल्दी 1 साल के अंदर गुजरात खड़ा हो गया था। ये उन्होंने लक्ष्य रखा था। उनकी कहानियों में उनके जो घटनाएं सुनने में आती हैं कि 26 जनवरी उन्होंने तय किया था और कुछ महीने बाकी थे और 26 जनवरी को गुजरात पूरी तरह से तैयार था। भुज का जो बड़ा भूकंप था, जो उसकी सारे डेब्रिस हट चुके थे और वहाँ निर्माण कार्य शुरू हो चुके थे। कुल मिलाकर गुजरात को उन्होंने बदला। गुजरात जो कभी आतंकियों का हमले का एक केंद्र रहता था, उसको भी बदल डाला। गुजरात विकास के रास्ते पे सबसे ज़्यादा आगे बढ़ा। देखिए श्वेता, मैं अपने कॉलेज और यूनिवर्सिटी के टाइम पर विद्यार्थी परिषद का कार्य करता था। हमारे 3 मुद्दे थे। एक था राम जन्मभूमि पर मंदिर का निर्माण होना, दूसरा था जम्मू कश्मीर की धारा 370 हटना और तीसरा बड़ा मुद्दा था बांग्लादेशी घुसपैठियों का। देखिए, ये मैं कह सकता हूं कि भारत के जनमानस की इन 3 बड़े मुद्दों पर मोदी जी के कारण ही हो सके। राम मंदिर हम सब जानते हैं बन चुका, धारा 370 हट चुकी और बांग्लादेशी घुसपैठियों के मामले में इस बार उन्होंने 15 अगस्त में घोषणा की डेमोग्राफी मिशन की। ये बताती है कि किस तरह से उन्होंने जनमानस को समझकर और भारत को एक दिशा देने की कोशिश की। और आज सब जानते हैं कि
अमेरिका हो चाहे अभी सऊदी अरब के साथ जो भारत ने किया, तो उसके बाद सब जान गए कि दुनिया में भारत एक बहुत बड़ी ताकत बन चुका है। वो भारत, अभी चिदम्बरम ने कहा कि जब भारत पाकिस्तान पे हमले करना चाहता था तो अमेरिका ने उन्हें रोक दिया था। इससे पहले भी हम जानते हैं कि नरसिम्हा राव की सरकार में परमाणु विस्फोट जब करने की स्थिति थी तो अमेरिका ने तब भी रोक दिया था। तो कांग्रेस की सरकारें अमेरिका और विदेशियों के दबाव में झुकती रही, लेकिन नरेंद्र मोदी और भाजपा की सरकार, विशेषकर नरेंद्र मोदी के आने के बाद तो कोई भी देश अब भारत को डायरेक्ट नहीं कर सकता। भारत की अपनी नीति है, भारत के हित की नीति है, भारत के लोगों की नीति है, और आज सिद्ध कर दिया है कि भारत अपने हित के लिए रिश्ते बनाता है, अपने हित के लिए देश को आगे बढ़ाता है। ये नरेंद्र मोदी की नीति है, और ये जो 24 साल का जो बदलाव है वो भारत में दिखाई देता है। और आज हम गर्व से कहते हैं कि हम भारतीय हैं, तो उसका बहुत बड़ा कारण, विदेश की धरती पे भी कहते हैं तो उसका बहुत बड़ा कारण है कि नरेंद्र मोदी ने आज भारत की तस्वीर को दुनिया में बदल दिया है। ठीक है, यानी देश ने दुनिया में भी एक अलग पहचान भारत की बनी है। आप इन 24 साल के सफर को इस तरह से देखते हैं। पंकज शर्मा जी, 24 साल का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये सफर जिसका जिक्र उन्होंने किया, याद किया, पुरानी तस्वीरों को शेयर किया, लेकिन कांग्रेस इसे कैसे देखती है? क्या ये सफर विकास का प्रतीक के तौर पर देखे या सियासी नैरेटिव के तौर पर देखे? उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले, तो क्या महज इसे आंकड़ा माने या राजनीतिक बयानबाजी, या हकीकत है कि ये बदलाव देखने को मिला है? कांग्रेस कैसे देखती है ऐसा? नहीं, देखिए श्वेता जी, निसंदेह तौर पे उन्होंने 24 वर्ष अपने कंप्लीट किए, लेकिन ये 24 वर्ष जिस तरीके से कंप्लीट किए हैं वो भी मुझे अब लगता है कि सबको सामने आना चाहिए। और वो इस तरीके से अभी गुजरात की बड़ी बड़ी बातें सब लोग कर रहे थे, और आपने भी अपने ओपनिंग नोट में कहा परिवारवाद, भ्रष्टाचार। तो देखिए, जो मोदी जी ने अपने 24 वर्ष में, मैं उनके सफ़र की शुरुआत से बात करना चाहता हूँ। 2002 आज हम लोग अभी भी नहीं भूले हैं। गोधरा दंगों में किस तरीके से निसहाय लोगों के साथ हत्याएं हुई उनके, और उस हत्याएं होने के बाद भी वो कानून व्यवस्था संभालने में असफल रहे। लगातार दोषारोपण एक दूसरे पे करते रहे, उसका आज दिन तक उनके पास कोई जवाब नहीं है। और किस तरीके से उस समय के जो आरोपी थे अब उनको छोड़ा जा रहा है और मालाएं पहनाई जा रही। तो ये दौर उस तरीके के लिए भी याद किया जाएगा। दूसरी, आप गुजरात की बड़ी बड़ी बातें अभी सब लोग कर रहे थे, प्रताप राव जी भी कर रहे थे। गुजरात पे अभी लगभग 4 लाख करोड़ का कर्जा 2024 और 25 में है, और गुजरात पे जो मार्केट लोन है वो 43,000 करोड़ का है 2022-23 में, जो अब बढ़कर 51,000 करोड़ का हो गया है। पर कैपिटा इनकम 66,000, पर्सन 66,000 का लोन अभी गुजरात में लोगों पर है। और वहाँ के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की तो हालत ये है कि 25% डॉक्टर वहाँ है ही नहीं हॉस्पिटल्स में, ये सबसे बड़ी बात है। और जो 31% जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं उनकी वहाँ कमी है। दूसरी सबसे बड़ी बात, आप देखेंगे कि जो एक्सपेंडिचर है हेल्थ पे, जो 14.17% होता था 2016 और 22 में, वो अब घटकर 5.42 हो चुका है। दूसरा सबसे बड़ी बात है कि जो 16,000 से ज़्यादा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की कमी अभी गुजरात में है। और नीति आयोग की एक रिपोर्ट है, नीति आयोग की सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की, कि जो 40% चिल्ड्रंस, जहाँ जो बच्चे हैं वो वहाँ कुपोषित हैं, उनको खाने की कमी है, एनीमिया से जो महिला हैं वो पीड़ित हैं। गुजरात मॉडल अब मॉडल नहीं रह गया। डेफिनेटली गुजरात मॉडल नहीं रहा। गुजरात मॉडल में वो वाइब्रेंट गुजरात की बार बार में बात करते थे, आपको याद होगा श्वेता जी। लेकिन गुजरात के वाइब्रेंट मॉडल से ना तो IT इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ, ना कुछ और डेवलप हुआ। और गुजरात का मॉडल ये है कि अब उन्होंने अपने उद्योगपति दोस्तों का लगभग 16 लाख करोड़ का कर्जा माफ कर दिया, और इस देश पे 210 लाख करोड़ का कर्जा आज की वर्तमान स्थिति में है। यहाँ की देश के जो पोर्ट हैं, एयरपोर्ट हैं, माइंस हैं, सब अपने व्यापारी मित्रों को उन्होंने दे दी है। और इसके अलावा भी आप देखिए कि जो आर्थिक असमानता गुजरात में जो है वो हम सब देख रहे हैं, किस तरीके से सामाजिक ध्रुवीकरण गुजरात में लगातार बढ़ रहा है। रोजगार संकट, अगर मैं देश के उनकी परिदृश्य की बात करूं तो देश में सबसे ज़्यादा 45 वर्षों में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी इस समय है। और महंगाई और आर्थिक मंदी की हालत हम सबको पता है कि किस तरीके से जो एक मैं बात करूं कि ग्रामीण उपभोग में पहली बार गिरावट आई है। घरेलू बचत 50 वर्षों के सबसे न्यूनतम स्तर पर है। और किसान विरोधी नीतियां हमने सबने देखा है किस तरीके से देश दिल्ली की बॉर्डर पे 700 से ज्यादा किसान शहीद हो गए। आज भी ये सरकार MSP देने में विफल है, किसानों की बात नहीं सुनी गई। और ये वही प्रधानमंत्री हैं जो किसी क्रिकेटर की उंगली टूटने पर ट्वीट कर देते हैं, लेकिन किसानों की बात उन्होंने सुनना जरूरी नहीं समझा। ये वही प्रधानमंत्री हैं जो देश की राजधानी दिल्ली की सड़कों पर जब महिला पहलवान बैठी थी तब उनकी बात सुनने को नकारा करते थे और अपने पीछे उसी आरोपी को बिठाकर रखते थे। ये हम
सब ने देखा है, किस तरीके से हम सब ने देखा है कि मणिपुर हिंसा हुई और मणिपुर हिंसा में 2 वर्ष से ज्यादा का समय लगा वो उनको जाने में, और जाके भी उन्होंने जो 250 से ज्यादा लोग वहां मारे गए, सबसे बड़ा ब्लैकआउट 204 दिन का वहां पर हुआ, जिसमें इंटरनेट नहीं चला और लगातार तमाम चीजें हुई, 60,000 से ज्यादा लोग विस्थापित हुए। क्रॉनिक कैपिटलिज्म भी इस दौर में हम सबने देखा, भ्रष्टाचार की बड़ी बड़ी बातें वो करते हैं। वाकई में लगता है आपको इन 24 साल में कुछ अच्छा हुआ? मैं बता रहा हूँ ना, देखिए मैं आपको बताता हूँ ना, अच्छा ये हुआ ना, अच्छा उनके व्यापारी मित्रों के लिए हुआ, 16 लाख करोड़ का कर्जा माफ हो गया, 25 व्यापारी मित्रों को सब कुछ दे दिया गया। और उसमें आप देखिए ना, जिनको वो भ्रष्टाचारी बताते थे, उन भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में पकड़ के लेके आते हैं। परिवारवाद की बात आप कर रहे थे, तो परिवारवाद पे मैं ये कहना चाहता हूँ श्वेता जी, अनुराग ठाकुर, पीयूष गोयल, पंकजा मुंडे, देवेंद्र फडणवीस, तमाम जो लोग हैं, राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह, ये परिवारवाद नहीं है क्या? इसको क्या बोलेंगे आप? जो आपने अपने ओपनिंग कोर्ट में कहा, मैं उसका जवाब दे रहा हूं। और भ्रष्टाचार की आप बात करते हैं, तमाम लोगों ने देखा है, पूरा देश जानता है इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड्स में किस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ है, किस तरीके से और बाकी चीजों में भ्रष्टाचार हो रहा है, वो हम सब लोग जानते हैं। कोविड में किस तरीके से पीएम केयर फंड के पैसे का हिसाब आज दिन तक भी देश के सामने नहीं है। आदिवासी, एक मिनट मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं, आदिवासी दलितों के खिलाफ लगातार इस देश में जुल्म बढ़ता जा रहा है। रायबरेली में एक लड़के के साथ किस तरीके की घटना हुआ, केवल राहुल गांधी का नाम लेने पर जिसके साथ हत्या हो चुकी है, वो मुझे लगता है कि देश को समझना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, ये दौर ये भी याद किया जाएगा कि जो पुलवामा है उसमें 300 किलो आरडीएक्स कहां से आया, ये सरकार के प्रधानमंत्री ये भी पता नहीं लगा पाए। जो आरोपी थे उनको पकड़ना तो दूर है, पहलगाम के जो आरोपी उनको भी पकड़ना की बात दूर तक है, लेकिन आतंकवादी छोड़े जा रहे हैं, वो सिर्फ धर्म की राजनीति करते हैं इस देश में। एक बात में अपनी कंप्लीट करके, एक बात में अपनी केवल 10 सेकंड लूंगा। इस देश में सबसे बड़ा परिवर्तन ये आ रहा है कि 2014 में जब मैं कॉलेज टाइम में पढ़ता था तो हम लोगों को ये नहीं पता होता था कि कौन किस धर्म का है, किस जाति का है, लेकिन आज हमें बहुत अच्छे से पता है कि वो क्या है, वो कौन है, किस तरीके से जो धर्मों के बीच में जो एक तरीके से भेदभाव इन लोगों ने करना स्टार्ट किया है, वो भी पूरा देश जानता है। ठीक है मिथिलेश जी, मैं आपसे सवाल लूं अपना, उससे पहले जो अभी प्रताप राव जी ने कहा, ऐसा लग रहा है कि इन 24 साल की एक तस्वीर प्रताप राव जी बयां कर रहे थे, दूसरी तस्वीर बयां करने की कोशिश यहाँ पर पंकज शर्मा जी कर रहे थे। क्या वाकई में इस 24 साल में कुछ नहीं हुआ, सिर्फ नेगेटिव चीजें ही नजर आ रही हैं, या कुछ आम जनजीवन किसी तरह से प्रभावित नहीं हुआ, कुछ बेहतरी उसमें नहीं हुई है? देखिए श्वेता जी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हिंदुस्तान की 140 करोड़ आदमी के लिए एक प्रेरणा का पुंज है कि एक आम साधारण परिवार में जन्मा आदमी अद्वितीय प्रतिभा के दम पर अगर इस मुकाम तक पहुंच सकता है, तो ये हर यूथ के लिए एक प्रेरणा के मॉडल है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि किसानों की इतनी सुध कौन लेगा, किसान सम्मान निधि कब से मिलने लगी। मैं खुद भी किसान हूं तो मैं जानता हूं। एक इंपॉर्टेंट चीज है आर्थिक आधार। दूसरा, महिलाओं ने कभी सोचा नहीं था, मैं गांव में जन्म लिया है, कि अंधेरे में वो जाने के लिए सोचती थी अगर सुबह जाना होता था। तो जो शौचालय बनाया गया वो अपने आम आदमी के लिए, जब शहरवासियों के लिए छोटी चीज हो सकती है, लेकिन एक बहुत बड़ी चीज है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि जब माँ रोटी बनाती थी तो चूल्हे से आंसू गिरते थे। तो जो उज्ज्वला गैस परियोजना है, तो ऐसा नहीं कि काम नहीं हुआ। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, अभी कांग्रेस वाले भाई साहब कह रहे थे कि मेडिकल, देश में एमबीबीएस की कितनी सीटें बढ़ गई। आज की तारीख में 2 लाख डॉक्टर तैयार हो रहे हैं। यह एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है हिंदुस्तान के आजादी के 77 साल में। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि किस अंदाज में जो आदमी कभी एमएलए नहीं रहा और मुख्यमंत्री बन गया, और उसके बाद निर्विवाद रूप से पहले गुजरात मॉडल, फिर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आज जब वो 25वें साल में प्रवेश कर रहे हैं अपने विकास के लिए, आज महर्षि वाल्मीकि का जयंती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि उन्होंने पहली बार लोगों को एहसास कराया कि एक आदिवासी महिला इस देश की राष्ट्रपति है। ये महिला और आदिवासियों के प्रति इससे बड़ा सम्मान नहीं हो सकता। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, पूरी जो बीजेपी में आज वर्कर दिन रात काम कर रहे हैं, उनको कहीं न कहीं एक दिल में नरेंद्र मोदी दिखता है कि जब नरेंद्र मोदी जैसा आदमी बन सकता है तो मैं भी बन सकता हूं। कांग्रेस के पास ऐसा मॉडल नहीं है। कांग्रेस के पास ऐसी विफलता का एक सबसे बड़ा कारण है कि आम कार्यकर्ता घुट के रह जाता है। चाहे सचिन पायलट हो, चाहे और कोई यूथ हो, जैसे आज नरेश मीणा को अशोक गहलोत जी ने नसीहत दे दी। तो ये जो कांग्रेस में है, लेकिन बीजेपी में चाहे भजनलाल जी को सीएम बनाया गया हो, पहली बार एमएलए, पहली बार सीएम, तो बीजेपी के आम कार्यकर्ता के पास एक खुलजा सिमसिम मुट्ठी है कि पता नहीं कब मेरी लॉटरी लग जाए। ऐसा कॉन्सेप्ट कांग्रेस इतनी बार
राजस्थान में सब जगह सत्ता में रही, लेकिन आम कार्यकर्ता से सीधा कनेक्शन क्रिएट नहीं कर पाया। दूसरा जो एक इंपॉर्टेंट चीज है कि फिजिक्स में तो बहुत डेवलपमेंट किया। आज की तारीख में मंगलयान भी जा रहे हैं, तमाम ब्रह्मोस और अग्नि मिसाइलें हमने देखी, तमाम जो सेमीकंडक्टर की इंडस्ट्री हम लगा रहे हैं। लेकिन पुतिन के साथ आज पुतिन का भी बर्थडे है, तो कहीं न कहीं नरेंद्र मोदी ने विश्व मंच पर योगा की एस्टेब्लिश कराई। वर्ल्ड योगा डे, जो भारत की सनातन परंपरा थी, उसको पूरे विश्व में मान्यता दिलाई। ये कोई साधारण काम नहीं है कि दुनिया में आज लोग योगा करने लगे, योगा डे मनने लगा। ये मोदी जी की वजह से आज दुनिया के तमाम, अमेरिका की नामी रिसर्च यूनिवर्सिटियां कहने लगी है कि संस्कृत दुनिया की सबसे प्योर और इंटेलिजेंट लैंग्वेज है। तो ये जो स्थापित किया है, जो भारत का मान था, उसे पूरे विश्व में स्थापित करने की कोशिश की है। दूसरा, यूथ में आप देखिए, चाहे प्रेमानंद महाराज हो, इनके जो यंग फॉलोवर है वो बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। पहले के दौर में केवल फिजिक्स की तरफ बढ़ रहे थे कि अच्छी वाली गाड़ी हो, आईफोन हो, लेकिन अब लोगों की सोच आई है कि मोदी जी को देख देख के नवरात्रों की चर्चा कर रहे हैं। मैं क्लास लेने जाता हूं, कई बच्चे बताते हैं कि मैंने मोदी जी को देख के नवरात्रा शुरू कर दिए, मैं भी नींबू पानी पी रहा हूं। एक बच्चे ने मुझे बताया, मैंने बेटा तुम्हारे फादर की, मेरे फादर डॉक्टर है, मदर डॉक्टर है, तो मैंने कहा तुम कि मैं मोदी जी को फॉलो करती हूं। तो युवा पीढ़ी में केवल आप ख्याली पुलाव भेजाओ और वैचारिक रूप से कमजोर हो जाए, तो हमने देखा ना, देखे एडीजी ने सुसाइड कर लिया। तो ये दुनिया को जो एक बहुत मेंटल न्यूट्रिशन की दरकार है, और मेंटल न्यूट्रिशन मोदी जी दे रहे हैं। जनरेशन वाइज में बदलाव आया, बिल्कुल, उसको सबको बैलेंस किया है, और लगातार 3 बार प्राइम मिनिस्टर बने। देश की जनता उन पर विश्वास कर रही है। एक बात और कहा कि ये देश, भारत की बात करते हैं वो, और कहते हैं कि भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और नीतिगत पंगुता जो थी, उससे मुक्ति भारत को मिली है। क्या आप वाकई में मानते हैं कि जो सिस्टम है उसमें सफाई हुई है, या ट्रांसपेरेंसी आई है, या अभी वो करना बाकी है? देखिए, कहीं न कहीं 2-3 चीजों पे अभी वर्क करना बाकी है। हाँ। जिसमें एक करप्शन भी है, हालांकि पहले वाला करप्शन नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं एक इशू है। दूसरा, जो सिस्टम, तो बड़े स्कैम अब नहीं, बड़े स्कैम नहीं है, लेकिन ये छोटे छोटे जो करप्शन है वो उन पर रोक लगाना। दूसरा, एजुकेशन पॉलिसी में अमूलचूल परिवर्तन की दरकार है। हालांकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी लिया है 2020 में, लेकिन कहीं न कहीं क्वालिटी एजुकेशन नहीं आ रही। इंडिया में चाहे यूनिवर्सिटीज हो, चाहे कॉलेजेस हो, नए NAAC है, नए NIRF है, इस पर काम करने की दरकार है। मेडिकल कॉलेज खूब खुल गई, लेकिन हम जब पता लगता है कि वो लैब में कुछ नहीं है, फैकल्टीज नहीं है, तो इस पर एक बेसिक काम करने की दरकार है। दूसरा, जो भी करप्शन में इन्वॉल्व पाए जाएं, उनको कड़ी सजा दी जाए। ठीक है। प्रताप राव जी, वैश्विक स्तर पर जब हम भारत की छवि की बात करते हैं, बहुत मजबूत हुई है, भारत मजबूत हुआ है, एक अलग पहचान बनी, लेकिन क्या आम आदमी के जीवन में आप बदलाव देखते हैं? आम आदमी, कॉमन मैन की बात कर रहे हैं इन 24 सालों में। श्वेता, सबसे बड़ी बात तो यही है कि नरेंद्र मोदी के शासन की कि आम आदमी के जीवन में बदलाव आया, उसकी सोच में बदलाव आया। जो आम आदमी पूरी तरह से डिस्ट्रेस में था, जो आम आदमी पूरी तरह से ये सोचता था कि उसका भविष्य नहीं है, जिसके लिए कोई आगे का कोई रास्ता नहीं था, जो आगे बढ़ नहीं सकता था, जिसे अपनी जिंदगी में वैसे ही घुट के रह जाना पड़ता था, उसके लिए मुद्रा लोन, जनधन खाते और छोटे रेडी वालों के लिए लोन की सुविधा, ये सारी ऐसी व्यवस्थाएं की हैं जिसके कारण अभी मिथिलेश जी ने बताया है किस तरह से स्वच्छता अभियान, टॉयलेट, जो एक टॉयलेट का जो अभियान चला, जो उसने तो दुनिया में ही भारत के इस तस्वीर को बदल के रख दिया। तो मेरा मानना है कि जो नरेंद्र मोदी के इस कार्यकाल की जो सबसे बड़ी उपलब्धि है, उन्होंने न केवल आर्थिक और विदेश नीति में कोई बहुत बड़े झंडे गाड़े, उन्होंने साथ में सामाजिक स्तर पे भी बहुत बड़े बदलाव के वो कारक रहे। क्योंकि समाज में जो बदलाव आया, आज हर आदमी, जैसे भारत आत्मनिर्भर बनने की बात करता है, तो आदमी आत्मनिर्भर होने की सोचता है। और जिस तरह का सहयोग, जैसे किसान सम्मान निधि की बात हुई, तो किसान सम्मान निधि क्या थी? किसान नहीं तो जो प्राइवेट लोन के चक्कर में फंस जाता था, उसकी खेती और उपज सारे उसी में फंस जाती थी, लगातार उसे अपनी खेती गिरवी रखनी पड़ती थी और एक दिन खोनी पड़ती थी। लेकिन ये किसान सम्मान निधि ने कम से कम उसको इतना मजबूत कर दिया कि अपनी जो खेती की रोजमर्रा की जो खर्च है, उसके माध्यम से वो अपना उपज कर सकता है। तो इसी तरह से मजदूरों के लिए देखिए, नरेंद्र मोदी की यही बात सबसे बड़ी है कि उन्होंने आने के बाद सबसे पहले गरीबों को, आम आदमी को टारगेट किया
उनकी जो दुश्वारियां थी, उनकी जो समस्याएं थी, उनके लिए जो रास्ते बंद थे, उन सब को खोलने के लिए उन्होंने नियम बनाए, कायदे बनाए, कानून बनाए और व्यवस्थाएं बनाई, योजना बनाई। आम जन के भी जीवन को उन्होंने बदलाव दिया है, एक नया रास्ता दिया है। लेकिन पंकज जी, आम जन की बात कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कहा जाता है कि गुजरात से लेकर जब हम दिल्ली तक की बात करते हैं, संकट मोचक के तौर पर उनकी छवि रही है और वो इस छवि को और मजबूत भी करते जा रहे हैं। विपक्ष इसे कैसे देखता है, क्योंकि कभी भी वो भारी नहीं पड़ पाए कि इस छवि को धूमिल कर सके। आम जन में भी क्या आपको लगता है कि यही भरोसा आज भी कायम है? देखिए, मुझे लगता है कि चुनाव जीतना अलग चीज है और लोगों का दिल जीतना अलग चीज है। ठीक है, बहुत हद तक लोग हिंदुस्तान में मानते हैं कि जो चुनाव जीत रहा है वो कहीं ना कहीं दिल भी जीत रहा होगा, लेकिन 70% लोग उनके खिलाफ वोट कर रहे हैं, केवल क्योंकि 35 से 38% वोटर ही उनको वोट मिल रहा है। दूसरी सबसे बड़ी बात, जो सबसे बड़ा बदलाव आप कह रहे हो कि इस दौर में आया है, इस दौर में सबसे बड़ा बदलाव यह है कि जो संविधान के रक्षक हैं, कल हम सबने देखा किस तरीके से CGI पे उन्हीं के को फॉलो करने वाले लोग जूता मारने की घटना घटी, और हम सब लोग देख रहे हैं किस तरीके से एक सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को एक जेन्युइन जो डिमांड थी उसके लिए जेल में डाल दिया गया, उनकी पत्नी तक को उनको मिलने नहीं गया। वही सोनम वांगचुक जिनको मैग्सेसे से अवार्ड मिला है और पूरा वर्ल्ड उनको मानता है। और हमने ये भी देखा है किस तरीके से संवैधानिक पद पे बैठे हुए जगदीप धनखड़ जी के साथ क्या हुआ, किस तरीके से उन्हें डिटेन किया गया, ये सारी चीजें इस देश ने देखी है। नोटबंदी हमने देखी है, नोटबंदी की लाइनों में लोगों को मरते हुए हम सबने देखा है, और हम सबने ये भी देखा, क्लियर करे किसी उपराष्ट्रपति को ये हम सबने देखा है। आप गलत मत बोलिए, हम सबने लोगों को गलत जानकारी मत दीजिए। डिटेन की आप ये क्लियर कीजिए, डिटेन नहीं किया आप, है ना? गलत नहीं, देखिए मैं गलत नहीं बोलने दूंगा। आप इस चीज को फिजिकली उनको रिजाइन नहीं करने दिया, डिटेन कैसे कहा? फेयरवेल नहीं दिया, आपने डिटेन कैसे कहा? तो डिटेन मत बोलिए, इसकी टर्मिनोलॉजी आप बताइए। लेकिन ये डिटेन मत बोलिए, सुन लीजिए ना, आप गलती को सुधारिए। सुन लीजिए ना सर। दूसरा, हम सबने देखा किस तरीके से पहली बार देश में ISI देश में आई और किस तरीके से देश की सुरक्षा के लिए मुझे लगता है कि सुरक्षा को एक तरह से प्रॉब्लम क्रिएट करने का काम मोदी जी की सरकार में हुआ। किस तरीके से बिन बुलाए पाकिस्तान गए, ये भी हम सबने देखा। हम सब लोग ये भी जानते हैं किस तरीके से हंगर इंडेक्स में देश परफॉर्म कर रहा है, किस तरीके से मीडिया की जो इंडेक्सिंग है वो किस तरीके से इस समय लगातार कम हो रही है, और बड़ी विदेश नीति की बातें अभी लंबी चौड़ी बातें हो रही थी। मुझे एक बात बता दीजिए, कौन सा पड़ोसी देश इस समय भारत के साथ है? जो पहले आज से 13-14 साल पहले देश के साथ हुआ करते थे, वो सारे पड़ोसी देश अब देश के खिलाफ हैं। ये हम सबको देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। अमेरिका जो हमारा दोस्त हुआ करता था, रसिया जो हमारा दोस्त हुआ करता था, लेकिन उसको भी कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन है, और कहीं ना कहीं जो इजराइल और फिलिस्तीन में हमारा दोस्त हुआ करता था। पीएम मोदी का ये आत्ममंथन, ये क्या संकेत देता है? बहुत ज्यादा सीनियर है, इन्हें पता होगा कि विदेश नीति की क्या हालत है। एक फाइनल कमेंट ले लेते हैं। मिथिलेश जी, पीएम मोदी ने ये पोस्ट किया और इन 24 साल के सफर को याद किया, उनके इस आत्ममंथन का क्या संदेश है? देखिए, इंपॉर्टेंट चीज यह है कि अगर आपके दिल में कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो आप तस्वीर और तकदीर बदल सकते हैं। ये एक यूथ को बहुत स्ट्रांग मैसेज अगर किसी ने दिया तो नरेंद्र मोदी ने दिया। दूसरा, लोकतंत्र में किसी भी व्यक्ति की लोकप्रियता का एक ही मापदंड होता है कि जनता उसे जीता। लोकतंत्र में कोई दूसरा फॉर्मूला नहीं होता कि किसको क्या वोट मिल रहा है। जो जीतता है उसका मतलब हिंदुस्तान की आवाम उससे दिल से मोहब्बत करती है। तो ये एक दूसरा इंपॉर्टेंट। अब तीसरा इंपॉर्टेंट है कि जब आप कमजोर होते हैं तब आपको पड़ोसियों की बहुत दरकार होती है, लेकिन पड़ोसियों से रिश्ते बेटर होने चाहिए। लेकिन नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद और जिस तरीके से इकोनॉमी 1 ट्रिलियन की हो गई, और जो कहा जा रहा है कि आने वाले टाइम में अब तीसरी इकोनॉमी बढ़ने जा रहे हैं, चौथी बन चुके हैं, और तो कहीं न कहीं 5 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी है, ये जो कंसेप्ट है बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और यूथ का माइंड, आज देखिए US वगैरह तमाम चीजें, टैरिफ वगैरह सब लाए, लेकिन इंडिया की इंटेलिजेंसी से कहीं न कहीं अभी वो डरे हुए हैं। अभी वार्ता चल रही थी कल ही कि अमेरिका के बड़े लोग आ रहे हैं, क्योंकि उनके समझ में आ रहा है कि जो इंटेलिजेंस कोशिएंट है वो इंडियन यूथ का बहुत स्पेशल है। हर भारत को तोड़ने के फैसले किए गए, लेकिन तोड़ नहीं पाए, कहीं न कहीं बैकफुट पे आएंगे। आप देखिए, सऊदी अरब में अगर मंदिर बन जाए, ये एक बहुत बड़ी सनातन की जीत है, बहुत बड़ी RSS की एक विचारधारा से निकला। RSS का एक नोट सिक्का जारी हो जाए 100 साल पर, ये कभी किसी ने सोचा था हिंदुस्तान में? मुझे तो नहीं लगता किसी ने सोचा हो। लेकिन कहीं न कहीं ये जो भारत में एक नए युग का सूत्रपात हुआ है। अब कुछ कमियां रहती है, इतना बड़ा सिस्टम है भारत, 150 करोड़ आबादी का मुल्क है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि अकेला नरेंद्र मोदी के ऊपर कोई भी उनके दामन पर कोई दाग नहीं लगा सकता। ये एक कटु सत्यता है
चाहे तमाम मीडिया हो चाहे कोई भी हो, कहीं न कहीं सवाल कितने में उठाया जाए लेकिन छवि बेदाग बिल्कुल है, बेदाग उसे तो है। एक्सेप्ट करना पड़ेगा। चलिए, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जनसेवा के नॉन स्टॉप ये 24 साल रहे हैं, जिसमें 12.5 साल जब हम गुजरात के सीएम के तौर पर उनके सफर को देखें, या 11.5 साल या उसके आगे के सफर जो भविष्य है उसे देखें, तो नजर आता है कि देखिए कोई भी बेहतर काम अगर करता है और अच्छा करता है, अच्छे फैसले लगातार लेता है या नहीं लेता है या कमियां रहती है, तो उसे बार बार मौका नहीं दिया जाएगा। लेकिन अगर बार बार मौका दिया जाता है, सिर्फ एक राज्य से नहीं, जब देश की बात हो, प्रधानमंत्री के तौर पर काम करने की बात हो, जिम्मेदारी की बात हो, और ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ अगर पसंदीदा कोई एक चेहरा बनता है तो कोई तो वजह होगी। हाँ, ये नहीं कह सकते कि परफेक्शन है, हर चीज बहुत अच्छा है, कमियां हैं, और विपक्ष है उसके लिए जो कमियां निकाल रहा है, सवाल उठा रहा है, और आने वाले सालों में उम्मीद भी देश की जनता ये जरूर कर रही है कि जो कमियां रह गई है उसे भी पूरा किया जाए, दूर किया जाए, और एक बेहतर राष्ट्र की जो बात कही जाती है, विकास और आगे ले जाने की बात जो की जाती है, तो कम से कम उसमें भी और खरा उतरे। और इसलिए इस सफर को 24 साल के इस तौर पर देखा जा रहा है। चलिए, इसके साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना है। नमस्कार।